नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का करेंगे उद्घाटन। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कश्मीर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। कहा पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता जग जाहिर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा अच्छी और सकारात्मक रही चर्चा। युद्ध जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। कहा कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। और महिला आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गृह मंत्री अमित शाह असम और मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा के तहत कल शाम जोरहाट पहुंचे। शाह का जोरहाट हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। जोरहाट पहुंचने के बाद शाह गोलाघाट जिले के निकटवर्ती कस्बे डेरगांव के लिए रवाना हो गए, जो करीब 26.4 किलोमीटर दूर है। वहां लचित बारफुकन पुलिस अकादमी में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। अब आज गृह मंत्री पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे, जिसका पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। अकादमी में 425.48 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजनाओं के दूसरे चरण की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। इसके बाद शाह मिजोरम के लिए रवाना होंगे, जहां वे असम राइफल्स के प्रतिष्ठानों को आइजोल से राज्य की राजधानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोखावसांग में स्थानांतरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे। आज शाम ही अमित शाह गुवाहाटी लौटेंगे और कोयनाधोरा क्षेत्र में राज्य अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर कल सुबह शाह कोकराझार जिले के दोतमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रविवार दोपहर में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का बयान पढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कल जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी दावों और बयानों की कड़ी आलोचना की और पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता और धर्मांधता के रिकॉर्ड को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आज दुनिया धार्मिक भेदभाव की व्यापक चुनौती का सामना कर रही है। धार्मिक भेदभाव, घृणा और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना प्राचीन काल से ही भारत की जीवन पद्धति रही है। The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। पवन कल्याण ने कीकानाड़ा जिले में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ 2 भाषाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने देश की अखंडता को बनाए रखने और अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए। डीएमके का नाम लिए बिना उन्होंने तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि वे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं।
और पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सेवादार और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में एक श्रद्धालु और एक सेवादार समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार यह हमला स्वर्ण मंदिर परिसर में श्री गुरु रामदास सराय में हुआ। इस घटना के बाद स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को अलर्ट किया गया है। पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था, और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। ये जो व्यक्ति था वहाँ, जिसकी बाद में आइडेंटिफिकेशन जुल्फान वासी शादीपुर यमुनानगर हरियाणा का आइडेंटिफाई हुआ है। तो उसके बाद एसजीपीसी की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने, और हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी पूछताछ की जा रही है। सारा मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंपर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हमले में ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी है और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को बिलासपुर स्थित एम्स ले जाया गया है। पूर्व विधायक पत्नी को आवंटित सरकारी आवास के प्रांगण में अन्य लोगों के साथ होली मना रहे थे, तभी 4 लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों को ढूंढ रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बंबर ठाकुर की पत्नी के सरकारी आवास पर यह हमला हुआ है। बंबर ठाकुर ने गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पीएसओ ने बंबर ठाकुर को बचाने के लिए 2 गोलियां खाई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के केंद्रीय बैंक की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। आरबीआई को इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपने पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समिति ने उल्लेख किया कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। आरबीआई के आईटी विभाग के प्रभारी मुख्य प्रबंधक शैलेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में दोनों प्रणालियों को तैयार किया गया है। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अब वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध विलय के खतरे और एक संभावित आम चुनाव के बीच अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 59 वर्षीय कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह ली, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। लिबरल पार्टी द्वारा नया नेता चुने जाने तक ट्रूडो सत्ता में बने रहे। उम्मीद है कि कार्नी आने वाले दिनों या हफ्तों में आम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। कार्नी ने कहा कि वे कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कार्नी ने कहा कि वे आने वाले दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मिलने के लिए दोनों देशों की यात्रा करेंगे। उन्हें दोनों देशों से निमंत्रण मिला है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयास के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी चर्चा बहुत अच्छी और सकारात्मक रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में जारी युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल में लिखा कि उन्होंने पुतिन से यूक्रेनी नागरिकों की जान बचाने की अपील की है। इस दौरान ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये युद्ध जारी रहता है तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक तबाही होगी। साथ ही उन्होंने यूक्रेनी लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान सभी को आशीर्वाद दे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र से लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को कहा है। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने पुतिन से यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्शने को कहा था।
पुतिन ने एक बयान में कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की गुजारिश के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अगर वे हथियार डालकर सरेंडर करते हैं तो उन्हें जीवन और सम्मानजनक व्यवहार की गारंटी दी जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के नेतृत्व से अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण का आदेश जारी करने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यूएस के न्याय विभाग में कहा कि हम अपनी राजधानी को साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां अपराध नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही टेंट हटा दिए हैं और हम प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब मुझसे मिलने आए तो मैं नहीं चाहता था कि वे तनाव, दीवारों पर कलाकृतियां, टूटे हुए अवरोधों को देखें। इसलिए हम इस दिशा में काम करने जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत का देश में अब स्वागत नहीं है। रूबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में इब्राहिम रसूल पर जाति भेदभाव करने वाले राजनीतिज्ञ होने का आरोप लगाया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं, और उन्हें अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया। उन्होंने आगे कोई तर्क नहीं दिया। विदेश विभाग के पास अतिरिक्त विवरण नहीं था और यह स्पष्ट नहीं था कि निर्णय लिए जाने के समय राजदूत अमेरिका में थे भी या नहीं। रूबियो ने ये पोस्ट तब किया जब वे क्यूबेक में ग्रुप ऑफ 7 विदेश मंत्रियों की बैठक से वॉशिंगटन वापस जा रहे थे। और छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पीएम सूर्यघर योजना का उद्देश्य आम लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली खर्च में कमी लाना है। कोरबा जिले में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर योजना का शुभारंभ किया गया था। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत घर की छतों पर 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों से बड़ी राहत मिल रही है। पीएम सूर्यघर योजना का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले उनके घर का बिजली बिल काफी ज्यादा आता था, लेकिन घर की छत पर पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल का सेटअप लगने के बाद से बिजली बिल में काफी कमी आई है। वहीं इस योजना के लिए सरकार से 50% की सब्सिडी मिलने से बिजली उपभोक्ता काफी खुश हैं। पीएम सूर्यघर योजना जो है ये एक आधुनिक परिवेश की केंद्र सरकार की एक काफी किफायती योजना है। हम लोगों के लिए काफी ये फायदेमंद है। इसके तहत क्या हुआ है कि सोलर पैनल मेरे घर में लगा हुआ है और जितनी बिजली का ये उत्पादन करते हैं सोलर पैनल, उसका हम अपने घर में उपयोग करते हैं और ये जो है ऑन ग्रिड कनेक्टेड है। जितनी बिजली की खपत पहले होती थी, जो बिजली का बिल पहले आता था, उसमें काफी राहत मिली है। विद्युत वितरण विभाग के अनुसार जिले में अब तक 8,700 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कराया है, जबकि 1,101 उपभोक्ताओं ने आवेदन भी जमा कर दिया है। ये योजना लोगों को बिजली बचाने और सौर ऊर्जा को अपनाने में मदद कर रही है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत जिनके घरों में बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, वहाँ पे उन लोगों को एक अलग से सौर ऊर्जा कनेक्शन का लाभ दिया जा सकता है। बिजली का जो चार्जेस हैं की तुलना में सौर ऊर्जा के चार्जेस कम भी हैं और जितनी खपत सौर ऊर्जा में जितनी उत्पादन होगा उनका और उसका उपयोग वो स्वयं करेंगे, तो जो बिजली बिल के रूप में भुगतान करते हैं उनसे उसकी बचत होगी। बैंक वालों को भी मीटिंग करके प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोगों को इसमें बैंक की लोन की सुविधा प्रदान करें और इसके लिए ब्याज दर भी बहुत कम रखा गया है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरकार से आर्थिक सहायता भी मिल रही है। इससे न केवल बिजली बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आकांक्षी जिला कोरबा जिले में ऊर्जा की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, जो राज्य के हर कोने में विकास को संदेश दे रही है। यह योजना न केवल बिजली बिलों में कटौती कर रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा का स्रोत भी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों को सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और पारदर्शी और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहल और नीतियां शुरू की हैं। आइए इन पर डालते हैं एक नजर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिनियम की धारा 38(7) के तहत प्रत्येक शिकायत की शीघ्र निपटारा किया जाएगा और नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के अंदर शिकायत का निपटारा करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो 5 महीने के भीतर इसका निपटारा भी हो जाएगा। अधिनियम में जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान भी है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत रेखांकित की गई हैं कॉमर्स संस्थाओं की ये सारी ही जिम्मेदारियां। सीसीपीए ने 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम व विनिमय के लिए दिशा निर्देश 2023 भी जारी किए हैं। ई कॉमर्स क्षेत्र में पहुंचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित और विनियमित करते हैं ये दिशा निर्देश। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली भ्रामक प्रथाओं को रोकने में ये दिशा निर्देश बेहद मददगार हैं। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत रेखांकित की गई हैं कॉमर्स संस्थाओं की ये सारी ही जिम्मेदारियां। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया की ओर से आज हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा और हॉकी के 32 खिलाड़ियों को 8 वर्ग में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में दिल्ली अपने खिताब के सूखे को खत्म करने का लक्ष्य लेकर उतरेगी। वहीं मुंबई की कोशिश दूसरी बार ट्रॉफी उठाने पर होगी। हरमनप्रीत और उसके नेतृत्व वाली टीम महिला प्रीमियर लीग के पहले सत्र में विजेता रही थी। उसने दिल्ली को ही हराकर खिताब अपने नाम किया था। अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारत के लक्ष्य सेन को ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य सेन को दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी चीन के ली शीफेंग से 10-21, 16-21 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह रही कि महज 44 मिनट के भीतर वो मैच हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वहीं महिला युगल में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल हार गई। त्रिसा और गायत्री को चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त लियू शेंगशु और तान निंग ने 21-14, 21-10 से मात दी। और आइए अब बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की। अयोध्या से काशी तक और मथुरा वृंदावन से पुरी तक होली का जश्न नजर आया। अयोध्या में रामलला ने हाथों में धनुष की जगह पिचकारी धारण की और रामलला ने फूलों की होली खेली। ब्रज क्षेत्र में भी होली का उल्लास चरम पर नजर आया। वृंदावन के प्रेम मंदिर में भक्तों ने अबीर गुलाल और रंगों की होली खेली, तो काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों ने गुलाल चढ़ाया। काशी में तो कहा जाता है कि 7 बार 9 त्योहार, बात जब होली की हो तो काशी की क्या कहने। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की अलग छटा नजर आई। होली पर विदेश भी काशी वासियों के साथ थिरकते नजर आए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई और पुजारियों ने बाबा महाकाल और नंदी को गुलाल लगाया। ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने होली मनाई। वहीं देश की सुरक्षा में तैनात जवान भी होली के जश्न में डूबे नजर आए। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर होली का त्योहार मनाकर भाईचारे का संदेश दिया। जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाइयां बांटकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान होली की मस्ती में देशभक्ति के गीतों पर झूमते नजर आए। और राजस्थान की पुष्कर में हर साल होली का त्योहार बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है। इस बार भी पुष्कर की होली देखने लायक थी। देश विदेश से हजारों पर्यटक यहां पहुंचे। गीत संगीत के साथ रंग और गुलाल ऐसे उड़े कि पूरा माहौल रंगों से भर गया। ढोल की थाप पर झूमते सैलानियों ने इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया। पुष्कर की होली अपनी रंगीन और जीवंत परंपराओं के कारण दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। यही कारण है कि विदेशी सैलानी भी इसे देखने और अनुभव करने के लिए यहाँ विशेष रूप से आते हैं। Hello, I am here enjoying about your festival Holi. Holi festival. Yes, we are celebrating Holi festival. Yeah. और हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भुवनेश्वर में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा आयोजित वृंदावन महोत्सव के दौरान नृत्य प्रस्तुत किया। पेश है एक झलक। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन माध्यम से काम करना जितना आसान है, एहतियात बरतनी, सतर्क रहना उतना ही ज़रूरी है। डिजिटल दुनिया में हमारे डिवाइसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड हमारी लाइफ टाइम बन चुके हैं और स्मार्टफोन आने के बाद तो मोबाइल फ़ोन पर ही अधिकतर काम हो जाते हैं। साइबर अपराधी कई तरीके अपनाते हैं ताकि आपका फ़ोन हैक कर आपकी जानकारी हासिल कर सकें। जब ऐसा आपके साथ हो तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 3 डिजिट का ओटीपी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे ओटीपी निकलवा लेते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन होंगे 3 डिजिट में? 10 × 10 × 10 इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज। तो वो रैंडमली ट्राई करते रहते हैं और वो क्रैक कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्सिंग, कि कोई एक ओटीपी चल गया तो भर भर के आपको ओटीपी आएगा और वो कॉम्बिनेशन एक पैटर्न के थ्रू ट्राई करेंगे। पर यदि ज़्यादा बड़ा ओटीपी है, जैसे कि जो ओटीपी के बारे में होते हैं जो 8 डिजिट के हैं, 6 डिजिट के हैं, तो वो आपसे मांगते हैं किसी बहाने से, क्योंकि आपको लगता है कि यार पेमेंट का भी नहीं है तो कोई कहानी पीछे होगी और उसके थ्रू वो आपसे वो नंबर मांग लें। यदि मांग लेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर कॉन्फ़िगर हो जाए। अब आपको अलर्ट हो जाना है कोई आपका
एंटिटी थेफ्ट करना चाह रहा है या आपके नंबर से कुछ कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, वो आपको पता भी होगा क्या कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, तो आप थोड़ा सा सेफ रह सकते हैं। साइबर अपराधी आपके फ़ोन को निशाना बनाकर उसे हैक करने की कोशिश करते हैं। आपकी ज़रा सी लापरवाही और ये साइबर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। फ़ोन की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आपको करना चाहिए और साइबर अलर्ट में हम आपको बताएंगे इस सवाल का जवाब कि कहीं आपका फ़ोन हैक तो नहीं है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात आपके फोन की, कहीं आपका फोन हैक तो नहीं। एसएमएस आने शुरू हो गए अलग अलग कंपनीज की ऐप्स के, जिसमें ओटीपीज थे बहुत सारे, मतलब 1 मिनट में मुझे वो 10 ओटीपी भेजते थे। मैंने तुरंत अपने प्रोफेसर को कॉल किया। आपके टेलीग्राम से मुझे इस तरीके का लिंक आया हुआ है, का टेलीग्राम था वो हैक हुआ था। तो व्हाट्सएप ही आपका हैक हुआ, व्हाट्सएप आपका कंट्रोल में ले लेगा और उसके बाद उस पर 2 फैक्टर लगा देगा। उसने 6 डिजिट का कोड अप्लाई किया है, तो आप अपना व्हाट्सएप रिकवर भी नहीं कर सकते। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।